लिंग्विस्टिक को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हम इसे कुछ फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि लैंग्वेज बज़ाते खुद एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, भी उसको अंडरस्टैंड करना भी एक मुश्किल तरीन काम है। तो जब हम इसे सब फील्ड के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक आसान चीज़ हो जाती है। जैसा कि हर फील्ड के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं ताकि स्टडीज़ में आसानी हो जाए। जैसे कि फ़र्स्ट लेवल के अंदर हम फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि साउंड से रिलेटेड काम कर रही होती है। नेक्स्ट लेवल मॉर्फोलॉजी का होता है, जिसमें हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो लेवल होता है वो सिंटैक्स से रिलेटेड होता है, जिसमें हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। उससे नेक्स्ट सिमेंटिक के बारे में होता है, जिसमें हम मीनिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और उससे लास्ट में हम डिस्कोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके अनलिमिटेड जिनसे सेंटेंस फॉर्मेशन की वजह से एक टेक्स्ट बन जाता है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज बहुत से प्रोसीजर से गुजरकर एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करने के काबिल होती है। तो सबसे पहले हम जो लेवल पढ़ते हैं वो देखते हैं, तो वो फनीम्स का होता है, यानी साउंड्स का होता है। और जब साउंड्स आपस में मिलती हैं तो मॉर्फीम्स बनाती हैं, और जब मॉर्फीम्स आपस में मिलती हैं तो ये वर्ड्स बनाती हैं। और वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं फ्रेज बनाती हैं। फ्रेज जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक टेक्स्ट बनाते हैं। हर लेवल को पढ़ने के, एनालाइज करने के रूल्स दूसरे लेवल से डिफरेंट होते हैं। फोनेटिक्स के रूल्स फोनोलॉजी से डिफरेंट होंगे, इसी तरह फोनोलॉजी के रूल्स मॉर्फोलॉजी से डिफरेंट होंगे, और मॉर्फोलॉजी के सिंटैक्स से डिफरेंट होंगे, सिंटैक्स के सिमेंटिक से डिफरेंट होंगे, सिमेंटिक के प्रैग्मेटिक से डिफरेंट होंगे। यानी कि हर लेवल को स्टडी करने के अपने रूल्स हैं। ये एक दूसरे के साथ किसी हद तक लिंक भी करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट भी हैं। एक लेवल दूसरे लेवल से कंप्लीट तौर पर सेपरेट नहीं है, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लिंक इनके दरमियान मौजूद रहता है, और वो लिंक क्या है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक के अंदर जब हम लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो फोनेटिक्स आता है, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। Phonetics is the study of individual sound including their production, reception and physical properties। और इसकी 3 ब्रांचेस हैं आगे। एक है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वर्ड्स किस तरह से प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेकंड है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि साउंड किस तरह से रिसीव होती हैं, यानी हमारी जो साउंड है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंची और कान से होती हुई हमारे ब्रेन ने उसको किस तरह से परसीव किया। और नेक्स्ट जो होती है वो अक्यूस्टिक फोनेटिक्स होती है। अक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर ये स्टडी किया जाता है जो वेव्स होती हैं, जो साउंड्स जो होती हैं, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। यानी फोनेटिक्स के अंदर हम साउंड लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं कि हमारे मुंह के, सबसे पहले देखा जाता है कि मुंह के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, यानी हमारे दांत, जुबान और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दूसरे हिस्से में देखा जाता है कि जो साउंड रिसीव होती है वो किस तरह से हमारे कानों तक पहुंचती है और कानों से होके ब्रेन हमारा किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। और थर्ड जो सा है हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो साउंड्स होती हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच कैसी है उनकी, उसके बारे में स्टडी की जाती है। जो लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर हम सेकेंड स्टेज देखते हैं वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड्स एंड द वे दे कम टुगेदर टू फॉर्म स्पीच एंड वर्ड्स। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बेसिकली साउंड सिस्टम से ही रिलेट करते हैं। फोनोलॉजी को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे आप वर्ड कैट है, ठीक है, अब हम इंडिविजुअल तौर पर देखें तो इसके अंदर 3 साउंड्स आती हैं, का, आ, टा, ये 3 साउंड्स हैं। लेकिन जब हम कैट वर्ड बोलते हैं तो हमने इन तीनों साउंड्स को कंबाइन करके प्रोड्यूस किया। तो इंडिविजुअली तौर पर जब हम इन 3 साउंड्स को देंगे तो वो फोनेटिक्स के अंदर आएगा, लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे इन तीनों साउंड्स को तो ये फोनोलॉजी के अंदर आएगा। तो हर लैंग्वेज के अंदर क्योंकि साउंड्स डिफरेंट होती हैं, इन साउंड्स के कम्बिनेशन के रूल्स भी हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर आता है वो है लेवल मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म अ कोर पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी टुडे। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरह से वर्ड किस तरह से बनते हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाता है।
मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन के दौरान, वो है मॉर्फीम। मॉर्फीम ऐसा डिस्टिंग्विश्ड यूनिट होता है जो कि एक मीनिंगफुल यूनिट होता है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफरेंट बनाता है। जैसा कि बैट हो गया, बैट जो उनसे 3 साउंड से मिलके बना है, लेकिन ये 3 साउंड मिलके एक मॉर्फीम बनाते हैं जो कि है बैट। अब इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम ए को, बी को, टी को अलग कर देते हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा जब तक ये तीनों इकट्ठे होंगे और एक मीनिंगफुल यूनिट बनाएंगे बैट, जिसका एक मतलब है कि बल्ला। और अगर हम इसके साथ एस, एक और मॉर्फीम एस को ऐड कर देते हैं, और एस किस लिए, एस का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके अंदर एस ऐड कर देते हैं। तो हम जब बैट मॉर्फीम, जो बैट है मॉर्फीम, उसके अंदर हम अगर एस की एडिशन कर देते हैं तो ये बैट्स बन जाता है, इसकी एक प्लूरल फॉर्म बन जाती है। और बैट्स क्या है, 2 मॉर्फीम से मिलके बना है, एक बैट है और प्लस एस जो सी है ये भी इंडिविजुअल तौर पर एक मॉर्फीम है। तो मॉर्फीम आमतौर पर सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस होती हैं। और मॉर्फोलॉजी के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पे पड़ी है। अगर आप वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं इसको समझने के लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेवल ऑफ मॉर्फोलॉजी 2 लिंक्स के साथ काम कर रहा होता है। एक तो साउंड सिस्टम के लिहाज से ये फोनोलॉजी के साथ लिंक करता है, और मीनिंग के लिहाज से ये सिमेंटिक लेवल के साथ भी अपना ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि टेक वर्ड है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसकी टुक फॉर्म लेते हैं तो इनके मॉर्फीम, इनकी साउंड्स चेंज होगी, जिससे इनकी मॉर्फीम भी चेंज हुई, और टेक से ये टुक बना, यानी कि साउंड के चेंज करने से एक इसकी फॉर्म टुक में चेंज होगी। मीनिंग के लिहाज से भी देखें तो मीनिंग के लिहाज से देखें तो भी इसमें चेंजिंग आती है। टेक जोन सी है वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ की जाती है, और टुक जोन सी है वो पास्ट टाइम के लिए यूज़ की जाती है। तो मीनिंग के लिहाज से भी इनमें चेंज आ गई। सो मॉर्फोलॉजी साउंड के लिहाज से हम देखें तो फोनोलॉजिकल लेवल के साथ लिंक कर रहा होता है, और मीनिंग के लिहाज से देखें तो ये सेमेंटिक लेवल के साथ लिंक कर रहा होता है। लेवल्स ऑफ एनालिसिस में हम जब नेक्स्ट लेवल देखते हैं तो वो सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स के अंदर हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल्स दैट गवर्न्स द वे इन विच वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। A sentence must be composed of these element, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, नाउन्स, नाउन, या सिंटैक्स फ्रेज, वर्ब, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब ये इनके साथ मिलके एक सेंटेंस बनता है, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि इनको एक ऑर्डर के तहत अरेंज किया जाए। Syntax also attempt to describe how these elements function in sentence or what is their role in the sentence. For example, the word boy is a noun. अब 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। The boy likes cricket. अब दूसरा सेंटेंस है The old man loved the boy. अब द फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द बॉय जो सा है स्टार्ट में आया है और ये सब्जेक्ट है हमारा, जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, द बॉय हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ड एक ही है द बॉय, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इसका फंक्शन सब्जेक्ट का है, और जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर इसका फंक्शन ऑब्जेक्ट का है। तो सिंटैक्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि वर्ड्स का जो फंक्शन है वो एक सेंटेंस के अंदर कैसा है क्या। तो सिंटैक्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि एक वर्ड सेंटेंस के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, आया कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वर्ब है, तो ये हमें इसके बारे में भी मालूमात देता है। दूसरा हमें ये भी देखना होता है कि जो भी हम सेंटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली होना चाहिए, यानी कि ना सिर्फ उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सही होनी चाहिए बल्कि हमें वो मीनिंगफुल भी लगना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अब जैसे कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, अब इस सेंटेंस को देखें तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है और ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मीनिंगफुली हम देखें तो ये कोई मीनिंग नहीं देता, यानी मीनिंग के लिहाज से ये रॉन्ग है।
तो एक सेंटेंस को जब भी जांचा जाता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ना सिर्फ वो ग्रामेटिकली सही हो बल्कि ग्रामेटिकली भी वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो। तो सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि वर्ड्स किस तरह से फ्रेज बनाते हैं और फ्रेज किस तरह से अटैच होके सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों लिहाज से करेक्ट होना चाहिए। लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो सेमेंटिक लेवल आता है, जिसके अंदर हम मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आया वो मीनिंग वर्ड्स के हों या फिर पूरे एक सेंटेंस के हों। सेमेंटिक डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। इट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, हाउ वर्ड्स सिमिलर और डिफरेंट आर रिलेटेड। इट अटेम्प्ट्स टू शो दीज इंटर रिलेशनशिप थ्रू फॉर्मिंग कैटेगरीज। जैसा कि हम कहते हैं कि अमीर और गरीब, अल्लाह के नज़दीक अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अब इसमें क्या होगा कि अमीर और गरीब बेसिकली दो वर्ड्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी मुतज़ाद हैं। अमीर एक वर्ड है, उसका ऑपोजिट गरीब है। अमीर और गरीब ऑपोजिट हो गए, लेकिन इनके अंदर एक लिंक है। इस सेंटेंस के अंदर जब हम देखते हैं तो इनका एक दूसरे के साथ लिंक भी है। किस तरह से लिंक है कि यहाँ पे अमीर और गरीब से मुराद ये है कि सारी दुनिया जुनसी है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, वो अल्लाह के नज़दीक बराबर है। ठीक, तो ये यानी वर्ड्स का भी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है मीनिंग के लिहाज से, और इसके अलावा सेंटेंस के अंदर भी, यानी वो सेंटेंस के अंदर भी वो एक मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेमेंटिक के अंदर हम मीनिंग को दो तरह से स्टडी करते हैं। Semantic tries to give an account of both words and sentence meaning and attempt to analyze and define that which is considered to be abstract. It may be easy to define the meaning of words such as tree, but not easy to define the meaning of words such as love or similar abstract thing. इसके अलावा इसने कहा है कि मीनिंग्स जो सा है समटाइम ऐसा होता है कि जो फिजिकली जो चीज़ मौजूद होती है, जैसे ट्री हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो हमें देखने में भी नज़र आती है, जिसको हम छू भी सकते हैं, उनके मीनिंग डिफ़ाइन करना हमारे लिए ईजी होती है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, लव, सिंपैथी, इनोसेंस, अब ये जो चीज़ें हम इनसे फिज़िकली मौजूद नहीं होती, और हर इंसान के अंदर इनको नापने का पैमाना भी डिफरेंट होगा। अब दुख है या खुशी है, और हर इंसान के अंदर वो डिफरेंट लेवल की होगी और हम उसको नाप नहीं सकते। तो वो उस लिहाज से भी हम देखें तो ये डिफरेंट एक चीज़ है, यानी इनका मीनिंग डिफ़ाइन करना, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं इनका मीनिंग डिफ़ाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर फिज़िकल जो मौजूद चीज़ें होती हैं उनके कंपेयर में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो से हैं उनका मीनिंग फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ एनालिसिस है उसके अंदर हम देखते हैं प्रैग्मेटिक को। प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और मोर प्रिसाइजली अ स्टडी ऑफ द वे कॉन्टेक्स्ट कैन इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक utterances। हम कह सकते हैं जो प्रैग्मेटिक है सेमेंटिक की ही एक फील्ड है। प्रैग्मेटिक डील विद कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। जब हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग को देखते हैं ना, उसको हम प्रैग्मेटिक के अंदर पढ़ते हैं। आप प्रैग्मेटिक को यूँ भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपकी अम्मी या आपकी सिस्टर बाहर धूप से शॉपिंग करके आती हैं और पसीने में डूबी हुई हैं। अब वो यूँ ही आएंगी अंदर और वो आपको कहती हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आपने उनकी हालत को देखा, आपने उनके माइंड को रीड किया, तो आप जाके उनको लिए पानी का ग्लास लेके आई और आपने पंखा ऑन कर दिया या एसी ऑन कर दिया उनके लिए। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट आपसे नहीं कहा कि एसी ऑन कर दो या मुझे पानी, ठंडा पानी दे दो, ये उन्होंने आपसे नहीं कहा। लेकिन क्या था कि आपने उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, यानी जो गर्मी की कंडीशन थी और जो आपकी अम्मी की या सिस्टर की जो हालत थी, उसको देख के आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपकी अम्मी ये कहना चाह रही हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, तो मतलब उनको बहुत गर्मी लग रही है और वो आपसे पानी चाह रही हैं या वो चाह रही हैं कि एसी ऑन कर दो ताकि मतलब टेम्परेचर एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मीनिंग था कि वो आपसे पानी मांगना चाह रही थी। तो सम टाइम ये होता है कि एक तो सेंटेंस का मीनिंग खुद से होता है, यानी बहुत गर्मी है, एक तो ये सेंटेंस का एक मीनिंग हो गया कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी मीनिंग हो गया कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यही है कि उन्हें पानी चाहिए था। ये उनका एक काम के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उनका ये एक मीनिंग हो गया।
तो प्रैग्मैटिक के अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम मीनिंग को स्टडी करते हैं, उसे प्रैग्मैटिक कहा जाता है।